इस वक्त मेरे साथ एडवोकेट महमूद प्राचा सब मौजूद हैं जो अब राबिया केस की पैरवी करेंगे। सर, क्या समझ रहे हैं केस को पूरे, और अब किस तरीके से आप इसको लेकर के चलेंगे आगे? ये पूरी चीज़ तफसील से बताइए इस केस के बारे में। कि तफसील से तो बताना मुनासिब नहीं होगा। अभी हमारे पास 2 ही दिन हुए हैं जब से ये केस आया है, और लेकिन जो प्राइमा फेशा है, यानी कि जो पहली नज़र से जो मुझे नज़र आ रहा है वो ये नज़र आ रहा है कि इस केस में पुलिस और गवर्नमेंट के ऑफिसर्स द्वारा या उनके ज़रिए से कोई चीज़ छुपाई जा रही है, और उसके लिए एक ख़ास डायरेक्शन में इन्वेस्टिगेशन को धकेला जा रहा है। ऐसा इम्प्रेशन साफ तौर पे नज़र आता है। और दूसरी चीज़, पुलिस की और सरकार की बहुत सारी ऐसी गलतियां जो कि एक तरह से जुर्म है, एक तरह से क्या बल्कि जुर्म ही है, वो भी नज़र आ रही हैं कि वो सबूत भी मिटाने की कोशिश हो रही है, सबूत कलेक्ट करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई है। और अब जबकि हरियाणा सरकार को या उनके ऑफिसर्स को खुद ही इन्वेस्टिगेशन भी ट्रांसफ़र करनी पड़ रही है, तो ये साफ नज़र आता है कि जो शुरू में इन्वेस्टिगेशन हुई वो ठीक नहीं की। सूरजकुंड पुलिस स्टेशन में भी ये उनका अपने जो हरियाणा सरकार है उनका ही एक इकबालिया कदम है, मतलब इकबालिया कदम है कि हाँ, हमारी इन्वेस्टिगेशन शुरू में ठीक नहीं हुई। लेकिन जो अहम बात यह है कि अगर जो पुलिस का वर्जन भी माना जाए तो सबसे पहले ये लड़की आखिरी बार देखी गई थी अपने ऑफिस में, एसडीएम साहब के ऑफिस में। तो अगर उसका एब्डक्शन हुआ, किडनैप हुआ या कुछ भी हुआ तो दिल्ली से हुआ, अपने ऑफिस से हुआ। रिपोर्ट्स दूसरी तरह की भी आ रही हैं कि वो एक और इन्वेस्टिगेशन जिसके बारे में पूरी तरीके से हर इंसान खामोश है, और हर इंसान ख़ास तौर पे गवर्नमेंट एजेंसीज, दिल्ली पुलिस भी, हरियाणा पुलिस भी इस बारे में बिल्कुल खामोश है कि एक दिन पहले जो ये संगम विहार की बच्ची का बॉस था, जो सिविल डिफेंस में काम करते, जो सिविल डिफेंस का बॉस था, उसके ऊपर रेड पड़ी। उसको पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा रिश्वत लेते हुए, हालांकि वो दिल्ली सरकार का ऑफिसर था। इस बारे में बिल्कुल खामोशी इख्तियार की जा रही है, और इसको एक अलग ही रंग दिया जा रहा है, जैसा कि किसी भी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या मुस्लिम या दूसरी माइनॉरिटी की बच्ची के साथ अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके कैरेक्टर पे उंगलियां उठानी शुरू करते हैं, उसके बारे में ही कुछ ना कुछ ऐसी बात करते हैं ताकि जिससे असली मुद्दे से बात भटक जाए। तो वो भी इसमें साफ तौर पे नज़र आ रहा है, एक बड़ी साजिश के तहत कि इसको डाइवर्ट किया जाए किसी और एंगल की तरफ। और ये जो उसके बॉस, जो कि दिल्ली सरकार में काम करते हैं, ऑफिसर हैं, उनके ऊपर दिल्ली पुलिस ने रेड भी की थी और उनको शायद गिरफ्तार भी किया था। ये भी पिक्चर साफ नहीं हो रही है, लेकिन ये बात तय है कि उसको गिरफ्तार किया गया था और वो अपने ऑफिस में थी, तब शायद पुलिस ने ही उसको वहाँ से इंटेरोगेशन के लिए या पूछताछ के लिए या किसी भी लिए ले जाया गया था। ये बात भी पिक्चर निकल के आ रही है। तो अगर पुलिस ले गई थी उस चीज़ के बारे में, साइलेंट है इन्वेस्टिगेशन। अगर उसका एब्डक्शन हुआ था, मतलब उसका अगवा हुआ था, उसको अगवा किया गया था, तो उसके बारे में भी इन्वेस्टिगेशन खामोश है। फिर एक और चीज़ है, ये रिश्वत की और करोड़ों रुपए की जो कलेक्शन की है उस बारे में भी इन्वेस्टिगेशन खामोश है, क्योंकि इसमें तो बहुत सारे लोगों के परतें खुलेंगी, दिल्ली सरकार की भी, दिल्ली पुलिस की भी, और हो सकता है दूसरे लोगों की भी जो इस सब बड़े रैकेट में इन्वॉल्व थे। दूसरी बात यह कि बहुत ही हैरानी की बात है कि कोई इंसान खुद कत्ल करके खुद ही सरेंडर करने जाता। तो आम तौर पे देखा गया है कि सरेंडर करने तो आसपास के थाने में जाएगा किसी, तो कालंदी कुंज के थाने में अगर वो गया तो कालंदी कुंज के आसपास ही कहीं। अगर ये मैं आपको सिर्फ पॉइंटर्स बता रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा कि ये सच्चाई है। सच्चाई सिर्फ अगर सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन होगी, ईमानदारी से इन्वेस्टिगेशन होगी, तफ्तीश होगी, तभी पता लगेगी। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो स्टोरी बनाई जा रही है ये कितनी झूठी है।
जो पहली नज़र में ही झूठी लगती है। लाश को बताया जा रहा है मिलना कहीं और सूरजकुंड में, पेश होते हैं वो इतनी दूर जाके। तो इतनी दूर जाके ऐसी जगह क्या पेश होना था उन्हें? क्या कोई उनकी वहाँ सेटिंग थी? पहली नज़र में तो यही नज़र आएगा ना। अगर पहले तो कौन जाके सरेंडर करता है? खुद आमतौर पे मुलजिम भाग जाते हैं, सरेंडर करते हैं बहुत कम केसेस में। तो वो नज़दीकी थाने में जाके करेंगे ना, सबसे पास जहाँ पर है, इतनी दूर चल के नहीं आएंगे। ये बात फिर कालिंदी कुंज की पुलिस ने अगर इस तरह की बयान उसने दे भी दिया था तो कालिंदी कुंज को क्या एफआईआर दर्ज नहीं करनी चाहिए थी? वहाँ पे कालिंदी कुंज ने एफआईआर दर्ज नहीं की। कालिंदी कुंज के पास जाके उसने अपना इकबाल जुर्म किया तो उसने बाकी बातें भी बताई होंगी। ये भी बताया होगा कि मैंने लड़की को कहाँ से किडनैप किया। वहाँ पे एफआईआर दर्ज नहीं हुई दिल्ली में। जाके दूर बॉर्डर के पार, ताकि सारा केस को रफा दफा करने में आसानी रहे। ये स्टोरी कालिंदी कुंज की पुलिस ने ही किसी साजिश के तहत ये गढ़ी गई है। दिल्ली पुलिस भी इसमें शामिल है। ये कहानी गढ़ी गई और उसकी लाश वहाँ दिखाई गई। इसके बारे में भी कोई इन्वेस्टिगेशन हुई। एफआईआर दिल्ली में की ही नहीं गई, ना एसडीएम ऑफिस के जुरिस्डिक्शन में जो पड़ता है वहाँ की गई, ना ही कालिंदी कुंज में की गई। तो मामले को कॉम्प्लिकेट करने के लिए उसमें एक और राज्य की पुलिस को भी, और ऐसा ही नरेला के साथ भी, एक शेड्यूल कास्ट बच्ची के साथ जहाँ हुआ था वहाँ भी यही कार्रवाई, यही मोडस ऑपरेंडी, यही तरीक़ाकार इख्तियार किया गया था ताकि इन्वेस्टिगेशन को भटकाया जा सके और असली साजिश को छुपाया जा सके। खैर आगे चलते हैं। उसके बाद जो एफआईआर वहाँ की पुलिस दर्ज करती है हरियाणा की, सूरजकुंड की, उसमें भी झूठ गलत बयानी कर रखी है जो कि साफ नज़र आ रही है सबूतों के आधार पे। लड़की के बाप को दिखाया गया है कि वो डेड बॉडी के पास पहुंच गया किसी शराब की ठेके के पास। ऐसा कभी फैक्चुअली हुआ ही नहीं है। तो पुलिस ने झूठी एफआईआर सूरजकुंड थाने में क्यों लिखी? झूठे तथ्य बना के। लड़की के बाप की स्टेटमेंट यह है कि उन्हें पता ही नहीं कि कैसे लड़की का अगवा हुआ और कैसे उसकी मर्डर हुआ। खुद ही पुलिस ने उनके घर आके, सूरजकुंड की पुलिस ने उनको बताया कि आप थाने आ जाओ सूरजकुंड, हमें आपसे कुछ आपकी लड़की के बारे में बात करें। यहाँ तक भी उन्हें नहीं पता। सूरजकुंड थाने जाके उनको पहली बार पता लगता है। पुलिस, सूरजकुंड पुलिस बताती है कि उनकी बेटी की हत्या कर दी गई है, यानी कि उसका कत्ल कर दिया गया। और एफआईआर में इससे बरक्स बात लिखी हुई है, झूठ बात लिखी हुई है कि बच्ची का जो फादर है वो लाश के पास पहुंच गए। बच्ची के फादर को और उसके माँ बाप को या उसके फैमिली मेंबर्स को लाश दिखाई गई है मॉर्चरी में या हॉस्पिटल में। लेकिन बताया ये जा रहा है एफआईआर जो अगर आप पढ़ेंगे तो कि वो लड़की का बाप डेड बॉडी के साथ ही था और उसी ने नामजद कंप्लेंट कराई। तो ये इन्वेस्टिगेशन को भटकाने के लिए झूठी बातें लिख के एफआईआर दर्ज की है। तो ये सबसे अहम बात इसमें यह है कि सच अगर सामने लाना है, और जो सच मुझे लग रहा है बहुत ही भयानक और बहुत ही कड़वा होने वाला है, तो उसके लिए इसकी इन्वेस्टिगेशन किसी ऐसी एजेंसी, सीबीआई जैसी एजेंसी से कराई जानी चाहिए और अदालतें उसके ऊपर अपना नज़र भी रखें। कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए, नहीं तो इस केस में न्याय नहीं मिलेगा। क्योंकि पुलिस और दिल्ली सरकार और हो सकता है हरियाणा के सरकार के भी कुछ लोग इसमें मुलव्विज़ हों, जो इस इन्वेस्टिगेशन को, इस सारी केस को एक अलग ही मोड़ दे के असली मुजरिमों को बचाना चाहते हैं। ये हमें आज तक जो चीज़ें समझ में आई हैं, अभी हमने ज़्यादा नहीं देखा, लेकिन पहली नज़र में ये बिल्कुल वाज़ेह हो रही हैं बातें जो मैंने आपके सामने अभी बताई। जानकारी ये है कि क्राइम ब्रांच को केस सौंप दिया गया है। कल परिवार वाले लड़की के माता पिता आपसे मिले, क्या उन्होंने आपको बातें बताई? क्या रहा इसमें पूरा? अब क्राइम ब्रांच किस तरीके से देख रही है इस केस को? इस केस के फैक्ट्स के बारे में जितना मैं समझता हूं, क्योंकि ये मैटर अभी अदालत में जाना है, हमें इस पर केस ट्रांसफ़र भी कराना है और सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन भी ट्रांसफ़र करानी है। और ये मुकदमा कोशिश हम यही करेंगे कि दिल्ली में चले, क्योंकि दिल्ली में ही अपराध हुआ है और दिल्ली का ही अपराध छुपाए जाने के लिए इसको डाइवर्ट किया जा रहा है।
तो वो सब चीज़ों की वजह से डिटेल्स मैं अभी नहीं बताना चाहूँगा, क्योंकि जो असली मुजरिम है वो सबूत और छुपाने की कोशिश करेंगे या उसको मिटाने की कोशिश करेंगे। मगर जितना मैंने आपको बताया है वो काफ़ी है कि हम इसमें अदालती कार्रवाई करें और केस ट्रांसफ़र सीबीआई में कराने की कोशिश करें अदालत के ज़रिए, और इसकी इन्वेस्टिगेशन और एफआईआर जो है वो दिल्ली में ही और दिल्ली की अदालतों में ही इसका केस चले, ये भी हम कोशिश करेंगे। घर वालों ने क्या बताया? जो निज़ामुद्दीन का जिक्र बार बार आता है, उस लड़के का जिसने सरेंडर किया, उसके बारे में कोई बातचीत हुई? देखिए, वो सब चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सब चीज़ें हर एक केस में इस तरह की इनडायरेक्टली लड़की के कोई गलत बात बता के या लड़की की बदनामी करने की तरफ इशारे किए जाते हैं, जो कि बहुत गैर मुनासिब है, और ये जो है अपने आप में एक जुर्म है। तो हम इस तरफ चाहेंगे कि लोग इस तरफ ध्यान ना दें अगर कोई इस तरह की बातें सामने आती भी हैं। इन्वेस्टिगेशन का ये सब सब्जेक्ट है, इस तरह की कोई बात नहीं है। और कत्ल हुआ है, कत्ल किन हालात में हुआ है, ये मुद्दा है। लड़की क्या कर रही थी, क्या नहीं कर रही थी, यह मुद्दा नहीं है। हालांकि ये सारी बातें मनगढ़ंत मुझे लगती हैं अभी भी, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन उसका कोई मकसद नहीं है ना कत्ल से। कत्ल की साजिश में ये एस्पेक्ट जो छुपाए जा रहे हैं, तो क्या सच्चाई क्या है, ये असली ढूंढना इन्वेस्टिगेशन का काम है। लेकिन ये जो एक तरीका इस्तेमाल किया जाता है, ये अपने आप में एक जुर्म है। तो उस जुर्म से लोग गुरेज करें। हम तो बिल्कुल भी उस तरफ कोई बात कहना ही नहीं चाहेंगे। अभी सब सच्चाई सामने आएगी और असली सच्चाई सामने आएगी। इसके लिए हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। लोगों को भी, जैसा निर्भया के केस में हुआ था, पूरा देश मिलके खड़ा हुआ था, इस केस में भी, और दूसरे भी जो नंगल का केस हुआ, नरेला का केस हुआ, जो हाथरस का केस हुआ, उस सब में जो हमारे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और मुस्लिम जो भाई बहन हैं, उन्हें सड़क पे आना चाहिए कि इन तबकों की जो महिलाएं हैं, औरतें हैं या बच्चियां हैं, वो ज़्यादा अनसेफ हैं किसी भी और तबके से। तो इन सब लोगों को और पूरे समाज को देश की बच्चियों के लिए सामने आना चाहिए, और निर्भया से भी बड़ा एक प्रोटेस्ट पीसफुल तरीके से, संवैधानिक तरीके से, कानूनी तरीके से, आईनी तरीके से करना चाहिए, ताकि इस केस में और दूसरे जो अभी पिछले दिनों दिल्ली में और दूसरी जगहों पे इस तरह के केसेस हुए हैं, उसमें सही न्याय मिल सके। निर्भया के केस में तो कानून तक बदल दिया गया था, लेकिन उस कानून पे अमल ही नहीं किया जा रहा, तो उस कानून का क्या फ़ायदा है। तो एक प्रोटेस्ट, एजिटेशन या कैंपेन पीसफुल संवैधानिक तरीके से चलना चाहिए कि जो कानून बने हुए हैं उन पे अमल ठीक से हो, और जो पुलिस ऑफिसर्स और सरकारी अफसर इन केसेस में इन्वेस्टिगेशन को अपने ज़ाती मकसद से, अपने ज़ाती मफाद से, फ़ायदे की वजह से या लालच की वजह से या दबाव की वजह से इसमें इन्वेस्टिगेशन ख़राब करने की कोशिश करते हैं, उसको दूसरे डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करते हैं, उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और उनके ऊपर साजिश का, कत्ल की साजिश का या उसके सबूत मिटाने का की साजिश का मुकदमा चलना चाहिए। इसके लिए भी एक बड़ा पब्लिक एजिटेशन होना चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो हम लोग भी जो अदालतों में काम करते हैं उसमें हमें भी बहुत ज़्यादा मुश्किलात पेश आती हैं। आप लोग सब देख ही रहे हैं जो हालात चल रहे हैं मुल्क के। अदालतें भी, आज हमारे चीफ जस्टिस रिटायर हुए थे गोगोई साहब, उन्होंने खुद कहा था कि उन्हें खुद सुप्रीम कोर्ट के, जिसके वो चीफ जस्टिस रहे इतने दिन तक, उस पर भरोसा नहीं है और वो अपना केस सुप्रीम कोर्ट में नहीं डालेंगे। और उन्होंने, गोगोई साहब ने ये भी कहा था कि कुछ ग्रुप्स हैं वकीलों के जो अदालतों को इन्फ्लुएंस करते हैं, और 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 2018 में ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव है, तो और जनता से गुहार लगाई थी कि उनकी हिफाजत के लिए खड़े हों जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर दबाव होता है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा गया था। तो जनता की जिम्मेदारी, जो सुप्रीम कोर्ट भी जनता से गुहार लगा रही है, उसकी जिम्मेदारी भी जनता पे आती है कि इसके लिए सुप्रीम कोर्ट के हाथ मजबूत करने के लिए, अदालतों के हाथ मजबूत करने के लिए भी एक पब्लिक कैंपेन भी बहुत ज़रूरी है, जैसा निर्भया के टाइम पे हुआ था। जो लोग इस स्टोरियों को कवर कर रहे हैं, मामले को उठा रहे हैं, हम देख रहे हैं तमाम समाजी, सियासी सभी पार्टियां
लगातार कैंडल मार्च निकाल रही हैं, प्रोटेस्ट कर रही हैं, वो किस तरीके से इसको जारी रखें, क्या उसमें एहतियात बरतें? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि अपना ज़ाती मफाद, हर राजनीतिक पार्टी का जो नुमाइंदा है वो अपने मफाद के लिए नज़र आ रहा है। तो अपने मफाद को पीछे रख के अगर देश के लिए, देश के संविधान के लिए और इस देश की बच्चियों को इंसाफ दिलाने के लिए, जिनके साथ इतने बड़े बड़े जुल्म और ज़्यादतियाँ हुई हैं, उनकी इस तरीके से कहा जाए कि बलात्कार करके रेप किए जा रहे हैं, इतने घिनौने तरीके से, मतलब जानवर भी इस तरीके से किसी के साथ बर्ताव नहीं करते हैं। तो जो ये जानवर समाज में घूम रहे हैं, ये इसकी वजह से कोई भी, किसी का भी परिवार, किसी का भी खुद की शख्सियत सेफ नहीं। तो इन सब चीज़ों को पीछे हट के सभी को हाथ मिलाकर इस कैंपेन को आगे बढ़ाना चाहिए। और जो मौजूदा सरकार का रवैया है इन केसेस के बारे में ख़ास तौर पे, हालांकि दूसरे भी उनके रवैये बहुत बुरे हैं, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो। तो और हम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो सरकारें चला रही होती हैं, उस पे हम जैसे लोगों की जिम्मेदारी है ज़्यादा कि उनके ऊपर तनकीद की जाए, उनकी लगाम कसी जाए बनिस्बत इसके जो अपोजिशन में, क्योंकि अपोजिशन में जो पार्टियां हैं उनके हाथ में तो अभी कुछ नहीं है ना कार्रवाई करनी, उनके हाथ में सरकारी ताकत नहीं है, पुलिस की ताकत नहीं है। तो जो भी सरकारें मौजूदा हैं उनके खिलाफ अगर उन्होंने कुछ गलतियाँ की हैं, उनके खिलाफ मजबूती से सबको एक साथ होकर खड़ा होना चाहिए। बल्कि खुद उनकी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर भी, जो केंद्र की सरकार है या दिल्ली की सरकार है, जो ईमानदार लोग हैं और जो अपने आप को ईमानदार कहना चाहते हैं और रहना चाहते हैं ईमानदार, उनको भी ये जो इतनी बड़ी बड़ी गलतियां दिल्ली सरकार ने भी की हैं, इस केस में भी और दूसरे केसेस में भी, नंगल के केस में भी, नरेला के केस में भी, दिल्ली सरकार ने भी और केंद्र सरकार में भी और हरियाणा सरकार में भी, तो इन सभी के खिलाफ आम जनता को खड़ा होना चाहिए, ताकि इन सरकारों को भी और इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी जो सत्ता में है उनको पता लगे कि जनता जो है हमसे, हमारी अगर हम गलत काम करेंगे तो जनता हमें सवाल करेगी और हमें पकड़ेगी। तो उनके ऊपर भी दबाव रहेगा कि वो ईमानदारी से काम करें। तो ज़रूरत इस बात की है, जो सरकारें हैं और डेमोक्रेसी में सबसे अहम बात, जो सरकार में बैठे हैं उनसे सबसे ज़्यादा सवाल होने चाहिए, उन्हीं के ऊपर सबसे ज़्यादा इल्ज़ाम भी लगने चाहिए। अब पहला स्टेप क्या रहेगा? पहला हम आपको बताया ये कि हम इसकी इंक्वायरी जो है, इन्वेस्टिगेशन सीबीआई में कराने की ट्रांसफ़र कोशिश करेंगे और इस केस को दिल्ली लाने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हम तय कर रहे हैं कि हम शायद सुप्रीम कोर्ट ही जाएंगे या हाई कोर्ट जाएंगे, दोनों में से, हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट या दिल्ली हाई कोर्ट में। लेकिन क्योंकि दो स्टेट्स का मामला इन्वॉल्व है तो सुप्रीम कोर्ट ही जाने की हमारी राय ज़्यादा बन रही है और हम जल्दी ही सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करना चाहेंगे इस केस में। और कुछ कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि अगर इस तरह की घटनाएं रोकनी है तो सभी को पीसफुल तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक और आईनी और कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बनाया है, उस तरीके से इसमें बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करना चाहिए। ये पूरे देश का मसला है और पूरे देश में हमें अगर ये चीज़ ख़त्म करनी है तो इसके लिए प्रोटेस्ट बहुत ज़रूरी है। सबको करना चाहिए, सड़कों पे भी आना चाहिए, कैंडल लाइट्स भी, जो मार्च है वो भी करना चाहिए। और जब भी जहाँ धार्मिक जगहों पर भी लोग इकट्ठे होते हैं तो वहाँ भी अपने अपने धार्मिक स्थलों पे भी प्रोटेस्ट भी करने चाहिए। इस जो हमारे मुल्क में इतनी बड़ी ज़्यादती हो रही है या हो रही है बार बार, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए अपने धार्मिक स्थानों से भी, सोशल जगहों से भी, पॉलिटिकल जगहों से भी, सभी जगहों से सभी लोगों को इसमें प्रोटेस्ट करना चाहिए। एक बहुत ही अहम चीज़ मुझसे छूट गई है जो मैं कहना चाहता हूँ कि इस देश की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इस केस में बिल्कुल खामोश है। इन सभी केसेस में उसका रवैया जो है बहुत ही ज़्यादा पार्शैलिटी का रहता है। तो हम ये गुजारिश करेंगे इस देश की मेन स्ट्रीम मीडिया से भी, सोशल मीडिया तो पूरी अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, मेन स्ट्रीम मीडिया से भी ये गुजारिश करेंगे कि वो अपनी जिम्मेदारी जैसी उन्होंने निर्भया के टाइम पे निभाई थी, इन केसेस में भी, जो अभी एक के बाद एक केसेस हुए हैं दिल्ली में ही, राजधानी में, उसमें भी अपनी जिम्मेदारी निर्भया जैसी ही निभाएं। नहीं तो उनकी भी शख्सियतों पे, उनकी भी काम करने के तरीके पे लोगों को बहुत बड़ा शक होना शुरू हो ही चुका है और ज़्यादा शक
हो जाएगा तो वो भी मेहरबानी करके इस इशू को उठाएं, निर्भया के जितने बराबर उठाएं, अगर उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि उससे ज़्यादा होना चाहिए कि निर्भया के बाद तो अब और भी मजबूत कानून आ चुका है, उसके बावजूद भी ये घटनाएं बढ़ रही। तो मीडिया की जिम्मेदारी है, सोशल मीडिया की तो है ही, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया की भी ये जिम्मेदारी है कि इसको निर्भया से भी ज़्यादा मजबूती से इस बात को उठाएं।